ग्रेस आ गया, सृजन आ गया, और कौन आ गया? इच्छुक भी आ गया, सभी लोग आ गए। चलो तुम लोग नहीं आए थे तो तब तक मैं डायग्राम से बना लेता हूँ भेजा भेजी से, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन जो होता है, लिख लो, द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ induced EMF in a coil. The phenomena of production of induced EMF in a coil when a charging sorry coil when a changing current passes through it. The phenomena of production of induced EMF in a coil में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होने की जो फिनोमिना है, ये कब? जब व्हेन अ चेंजिंग करंट पासेस थ्रू इट, जब चेंजिंग करंट उससे पास करता है। तो चेंजिंग करंट क्या होता है, ये थोड़ी देर बाद तुम्हें पता चल जाएगा। इट इज कॉल्ड द सेल्फ इंडक्शन। इट इज कॉल्ड द सेल्फ इंडक्शन। मान लो कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है। रिपीट करना। क्या हुआ? अच्छा, रिपीट कर रहा हूँ। द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ in a coil when a changing current passes through it is called self induction. Is called self induction. तो जब कोई करंट कंडक्टर है, जब इससे करंट पास कर रहा है तो उनके जो नियर बाय होता है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। उस मैग्नेटिक फील्ड में जब हम कोई सर्कुलर लूप ले लेते हैं तो यहाँ पे फ्लक्स जनरेट हो, मतलब फ्लक्स एसोसिएट हो जाता है, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। और ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है तो वहाँ पे सेल्फ इंडक्शन, मतलब ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब इंड्यूस्ड करंट पास होता है किधर के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसके अगेंस्ट। जैसे मान लो कि यहाँ से बैटरी से सप्लाई गया, तो ये बहुत सारे टर्न है, उसमें से मैंने एक टर्न मान लो ऐसे उठा लिया। तो जब इससे करंट पास किया तो इसके अगेंस्ट इंड्यूस्ड करंट पास करेगा, मतलब जो करंट का डायरेक्शन होगा उसका उल्टा इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होगा। सपोज करो कि 0 से 5 एम्पियर, मान लो करंट तुमने स्विच को ऑन किया, क्लोजिंग स्विच ऑन किया तो 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 4 5, मान लो कि 0 से लेकर 5 एम्पियर तक का करंट पास किया। ठीक है, तो जिस टाइम पे तूने ऑन किया उस टाइम पे इंड्यूस्ड करंट वहाँ पे, सॉरी, जब तो करंट गया 5 तक, उसके बाद क्या हो गया, एक फिक्स्ड वैल्यू मतलब सेटअप हो गया, मतलब उसके बाद 5 एम्पियर ही करंट इससे जाने हो गए, तो उस टाइम पे इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा। जब तुम इसको ऑफ करोगे, जैसे स्विच ऑफ, ओपनिंग स्विच करोगे, तब जाके सीधा 5 से 0 होना स्टार्ट होगा। तो 5 से जब 0 होना, जैसे ही करंट घटना स्टार्ट होगा उस टाइम पे इंड्यूस्ड करंट उसे रोकेगा, बोलेगा कहाँ जा रहा हो, रुको रुको रुको, अभी बंद मत हो। ठीक है, और जब स्विच को ऑन करोगे तो इंड्यूस्ड करंट इस डायरेक्शन में होगा, मतलब जिस टाइम पे 0 से बढ़ना स्टार्ट होगा उस टाइम पे इंड्यूस्ड करंट अपोज करेगा उसको। और जब 5 से 0, मतलब जब स्विच ऑफ हो गया, जब करंट मतलब कम होने स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो उस टाइम पे भी तुम्हारा इंड्यूस्ड करंट दिखेगा। और जब नॉर्मल सब कुछ चल रहा है तो उस टाइम पे कोई इंड्यूस्ड करंट नहीं दिखेगा। जब स्विच हम ऑन करते हैं ऑफ करते हैं उसी टाइम पे स्पार्किंग वगैरह भी होता है। देखो ना, ऐसा महसूस क्यों कि जिस टाइम पे जब स्विच को ऑन कर दोगे तो ठीक है, और सीधा ऐसे ऑन ऑफ तुरंत करके देखो तो यहाँ पे चिड़चिड़ाएगा, ठीक है, स्पार्किंग करेगा। ये बात आया समझ में? देखो, हाँ सर। हाँ, और यहाँ पे इस कंडीशन में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसका जो नाम है वो तुम्हारा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलो या फिर बैक ईएमएफ, मतलब दोनों ही नाम उसको हम दे सकते हैं। ठीक है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर बैक ईएमएफ दोनों एक ही बात हुआ। अगला टॉपिक, ये डायग्राम भी बना लेना, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, नेक्स्ट टॉपिक है अपना। पहले ये डायग्राम छाप लो फटाफट।
आशीष आया है क्या? सृजन, ग्रेस, इच्छुक, कौशल। कौशल तुम्हें समझ में आया या नहीं? ग्रेस, सृजन। हाँ सर आया। सर आया। इसके अंदर बात करेंगे कोफिशिएंट और सेल्फ इंडक्टेंस। हेडिंग दे दो, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। लिखो, एट एनी इंस्टेंट, at any instant the magnetic flux phi linked with a coil is proportional to the current I through it. That is, किसी खास इंस्टेंट पे मैग्नेटिक फ्लक्स फाई जो कि लिंक्ड है कॉइल के साथ, वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट के। मतलब करंट बढ़ाएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, करंट घटाएंगे तो फ्लक्स घटेगा। मीन्स फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। लेकिन जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा एल आई, जहाँ पे एल जो है अपना वो कांस्टेंट है उस कॉइल का। ठीक है, ये लास्ट में हम लिख लेंगे। और दूसरा क्या था कि एक्साई मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये जो है अपना वो है इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्साई जो है ये क्या हो जाता है माइनस डी फाई बाय डी टी। तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, जो फाई का वैल्यू है वो एल आई पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस डी एल आई बाय डी टी। तो इसका जब डेरिवेटिव हो जाएगा तो एल तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो माइनस एल डी आई बाय डी टी ये हो जाएगा। मीन्स एक्साई इज इक्वल टू या ये भी लिख लेना माइनस एल डी आई बाय डी टी हो जाएगा। इसको छाप लो। यहाँ पे एल जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। चलो बाद में लिखा देता है। कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस बोलो या उसे, या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, दोनों एक ही बात हुई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज के अलावा इसलिए मतलब एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगेगा। आज को छोड़ के मैक्सिमम 3 डेज लगेगा इस चैप्टर को फिनिश करने में। मतलब कुछ भी कर लो 2 सप्ताह जाता है ये, अगर अच्छे से पढ़ते हैं। सर नेक्स्ट क्लास में मैथ्स होगा ना फिर फिजिक्स? सर नेक्स्ट क्लास में फिजिक्स होगा ना फिर मैथ्स होगा? नेक्स्ट क्लास में भी फिजिक्स कर लेते हैं उसके बाद टाइम से। बस आज ही तो बस एक एक्स्ट्रा लिया फिजिक्स का। आज वैसे मैथ था तो हमने सोचा कि फिजिक्स थोड़ा पीछे चल रहा है, दोनों को बैलेंस करके दोनों को एक ही साथ खत्म करने की सोच रहा हूँ। ठीक है, तो कल तो थर्सडे है ना? हाँ सर सर फ्राइडे को मैथ्स है। हाँ, फ्राइडे को मैथ ही कर लेंगे। ठीक है, फ्राइडे को मैथ कर लेंगे, सैटरडे संडे को फिर से वो हो जाएगा। सैटरडे संडे तो होता ही है सर तुम्हारा फिजिक्स। हाँ बोलो ग्रेस। सर मैथ्स का बहुत वो प्रॉब्लम है कि वो चैप्टर 7 में ना सर, हम्म, चैप्टर 7 पूरा आ रहा है और उसमें 7.1 से लेकर 7.11 तक है। कब है टेस्ट? 25 के बाद जो डेट है उसमें, मतलब पता नहीं कब है, मगर इस मंथ में ही इसी हो सकता है। इसी मंथ में? हाँ अरे भाई तब तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी तो टेस्ट दिया था कुछ दिन पहले, उसका रिजल्ट भी नहीं आया, फिर से टेस्ट आ गया। सर मैथ का मैंने देखा नहीं था इसलिए मेरे को पता नहीं। ओ,
इच्छुक को कितना मिला? इच्छुक मैथ में कितना मिला? सर मैथ और फिजिक्स नहीं दिखाया, बाकी दिखाया। झूठ बोलता है यार। अरे सर सच में बोल रहा मेरा हूँ। ओ, तो पता करना और मार्क्स हमें भी थोड़ा सा बताना। और क्या करे क्या करे। तो तुम्हारा 25 से एग्ज़ाम है, तो बीच में क्या कर सकते हैं? ग्रेस ग्रेस बोल रहा हूँ, सृजन तुम्हारा भी एग्ज़ाम है क्या? हाँ सर, नेक्स्ट मंथ को है। तो तेरे में भी आ रहा है वो चैप्टर 7? हाँ सर, चैप्टर 7 आ रहा है। तो एक काम करे, कुछ दिन के लिए, मतलब कुछ दिन के लिए नहीं, मतलब जो चैप्टर 6 चल रहा है उसमें ज़्यादा कुछ तो बचा नहीं, एक एक्सरसाइज बचा है, तो इसको पॉज कर देते हैं। कुछ मतलब ऐसा नहीं कि नहीं कराऊंगा, इसको पॉज कर देते हैं। मैक्सिमम मिनिमम बच गया, रहता टॉपिक बच गया। और 7 मतलब पहले 2-3 एक्सरसाइज, 4 एक्सरसाइज करवा दूँ एग्जाम पर्पज़ के लिए, फिर से इसको कर लेंगे हाँ सर। जो पीछे का बच गया। हाँ सर, वो सही रहेगा। सही रहेगा ग्रेस इच्छुक? हाँ सर। सर सर हाँ हाँ। सर मैंने अभी टाइम टेबल देखा, उसमें 3 तारीख बताया है मैथ्स का। मैथ का 3 तारीख, तो तब तक तो 3 तारीख है तो 20 दिन, 10, 11, 12, 6 क्लास मिल जाएगा हमें। तो 3-4 एक्सरसाइज तक आराम से, मतलब पूरा तो खत्म नहीं होगा, लेकिन तुम्हें इतना आ जाएगा कि तुम क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। तो ऐसा कर ले, बोलो इसको पॉज कर दूं, हाँ चैप्टर सर। 6 को, एक एक्सरसाइज बच गया उसको। ठीक है सर। हाँ सर, सही रहेगा। पहले मैं वो चैप्टर 7 करा लेता हूँ, और उसके बाद जब तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा उसके बाद पहले इसको 6 पे फिर से बैक आ जाएंगे, 6 करके फिर से 7 कर लेंगे, जो बचा हुआ रहेगा उधर। तो अगले क्लास में मैं तुम्हें मैथ ही करा दूंगा। ओके, पूरा करा दूंगा, 2 घंटे करा दूंगा बढ़िया से, 2 एक्सरसाइज कोशिश करूंगा कि खींच दूँ। ओके। ठीक है सर। दुखी ओके नहीं सर। होना, हमें थोड़ा पहले बता देते तो आज भी हम मैथ ही ले लेते। हमें लगा कि अभी एग्जाम नहीं है, तो मैं आराम से इसको कराता हूँ। कोई बात नहीं, हो जाएगा। और चैप्टर 7 की टेंशन मत लो, इसका साहब साहब बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, आराम से हो जाएगा। तो लिखो, वेयर एल इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन कॉइल। वैसे तुम्हें ये 6 का लास्ट एक्सरसाइज आता होगा, मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट। अगर नहीं आता है तो हम इसको रखेंगे, हम लिख के रख लेंगे, तुम भी याद रखना। वेयर एल इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन कॉइल, वेयर एल इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन कॉइल एंड इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, where L is a constant for a given coil and is called self-inductance. Full stop. It is also called, it is also called coefficient of self-inductance of the coil. It is also called coefficient of self-inductance of the coil. Repeat कर रहा हूँ, where L is a constant for a given coil and is called self-inductance. Full stop. It is also called coefficient of self-inductance of the coil. लिख लिया? हाँ सर। नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखो, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी, जिसको हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। ग्रेस है चूक, तुम लोग को चैप्टर 7 बिल्कुल ही नहीं आता है क्या? पूरा एकदम हैंड मार गए स्कूल में, या थोड़ा बहुत आता है? सर वो फेजर डायग्राम नहीं आता बस। फेजर डायग्राम? इंटीग्रेशन में फेजर डायग्राम कहाँ मिल गया महाराज तेरे को? अच्छा, मेरे को लगा आप फिजिक्स की बात कर रहे हैं, सॉरी सर। तेरी मैं चैप्टर 7 की बात कर रहा हूँ, सर बोल रहा है वो फेजर डायग्राम। हाँ। सर स्कूल में तो 7.9 तक हो गया, मगर मेरा 7.2 से लेके 7.7 तक पूरा मिस हुआ था वो रीजनल्स के कारण, तो मेरा तो शायद थोड़ा बहुत ही है, बस थोड़ा बहुत ही आता है। चुप, तुम अपना बताओ एक्सपीरियंस, मतलब कैसा, कितना परसेंट आया स्कूल में समझ? सर जो फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें मतलब जस्ट स्टार्टिंग होता है, उसमें थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन उसके बाद फिर जो सब्स्टिट्यूशन मेथड वो सब में कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा, सर पता मतलब है, जो स्टार्ट, क्या? हाँ बोलो।
हमारे जो नए सर आए हैं वो थोड़ा बहुत कम बात करते हुए पढ़ाते हैं ना, और बहुत शांत तरीके से पढ़ाते हैं, तो जिसकी वजह से उतना क्लास में वो फ्री नहीं होते और कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए बीच बीच में स्कूल में हम लोगों का कोई और भी काम हो जाता है, जिसकी वजह से मैथ्स का जो सेकेंड हाफ में पीरियड होता है वो वाला हम मिस कर देते हैं। जैसे कोई लैब का हमें काम मिल जाता है तो मैं और आयतुल तो नहीं कर पाते मैथ्स का क्लास, क्योंकि समझ में भी अच्छा, नहीं तो आता, मैं तो आपकी टेंशन मत लो, पूरा मैं पूरा कर संभाल देते लूँगा, पूरा संभाल लूँगा अच्छे से। सब्स्टिट्यूशन सबसे आसान है, ठीक है ना? और बहुत मज़ेदार टॉपिक है और ये अच्छे से हो जाएगा। आज वो प्रतीक्षा वगैरह भी बोल रही थी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन उसका 2 एक्सरसाइज हो गया। बोल रही है कि सर कुछ भी नहीं समझ में आया, शायद तेरे टाइम पे डिलीट था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो आज उन लोग को शुरू कराया, फिर ये लोग का भी एक एक्सरसाइज सॉल्व हुआ आज, ठीक है? उसका भी चैप्टर 6 चल रहा है मैथ में, तो हो सर। जाएगा। हाँ, बोलो। सर हमारे टाइम में भी था, तो हमारे टाइम में भी था हाँ, हाँ। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। हाँ ओह! सर। अच्छा। तो ये तुमने पढ़ लिया, इसको लिख लिया। इसका ऐसा यूनिट हेनरी होता है। अब लिखो टू टाइप ऑफ डिफिनीशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब हेडिंग डाल दो। छोटा छोटा मतलब आ रहा है, मतलब दोनों के टर्म में ही हम उसको लिख दे रहे हैं। टू टाइप ऑफ डिफिनीशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। पहला टाइप जो है तुम्हारा, जो हमने पढ़ रखा था, टाइप 1 फ्रॉम फाई इज इक्वल टू एल आई। इस इक्वेशन में अगर हम करंट को यूनिट पुट कर दें, इन दिस इक्वेशन if I इज इक्वल टू 1, देन I का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो फाई इज इक्वल टू एल हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा एक डिफिनेशन। दस द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स, इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil, linked with the coil when a unit current flows थ्रू इट, जब यूनिट करंट उससे पास करता है तो सेल्फ इंडक्टेंस जो है किसी भी कॉइल का, ये न्यूमेरिकली इक्वल हो जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल हो जाता है जब यूनिट करंट पास करता है तो। अगेन फ्रॉम एक और फॉर्मूला हमने पढ़ रखा था एक्साई, जिसको ये लिखते थे स्मॉल ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो इस फॉर्मूले में अगर हम फाई का वैल्यू डी आई बाई डी टी पुट कर दें, ठीक है, एक सेकंड, इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एल, अच्छा, दिस इक्वल टू एल आई अगर हम यहाँ पे फाई की जगह पे पुट कर देंगे, डी आई ये नहीं करेंगे तो हो जाएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डी आई बाई डी टी को 1 ले लें, इफ डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1, देन एक्साई जो हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस एल, देन एक्साई इज इक्वल टू माइनस एल। जैसे फाई एल के बराबर हो गया था वैसे एक्साई माइनस एल के इक्वल हो जाएगा जब हम डी आई बाई डी टी को 1 पुट कर देंगे तो। इसके नीचे में लिखो 10 सेल्फ, अच्छा पहले ये लिख लो, बोर्ड पे लिखा है हमने वो छाप लो पहले। 10 सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, 10 सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल may be defined as the, thus the self inductance of a coil may be defined as the induced EMF, thus the self inductance of a coil may be defined as the induced EMF set up, induced EMF set up in the coil due to the unit rate
induced EMF set up in the coil due to the unit rate of change of current through it. Unit rate of change of current through it. रिपीट कर दे रहा हूँ. Thus the self inductance of a coil may be defined as the induced EMF set up in the coil due to a unit rate of change of current through it. लिख लिए ग्रेस एचूक सिटीजन. ये दो तरीके से तुम इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ को डिफाइन कर सकते हो. तब लिखो यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. अगला टॉपिक दो, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. सर जी अभी हेनरी के बारे में पढ़ेंगे क्या सर? क्या? अभी आप हेनरी के बारे में पढ़ेंगे क्या सर? हाँ, तो बहुत पूर्वानुमान लगा लेते हो. सर वो एक्चुअली क्लास के टाइम मैंने हेनरी का पढ़ा ही नहीं था कि हेनरी क्या होता है, बस यूनिट है इतना अच्छा, पता था, और ज्यादा नहीं पता था. हाँ हाँ, अभी पता चल जाएगा. तो यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस को एल इज इक्वल टू जो होता है अपना, ये होता है एक्साई डिवाइडेड बाय डी आई बाय डी टी. ये होता है फॉर्मूला. तो ऐसा ही इसका क्या हो जाएगा, एक्साई का जो होता है वो तुम्हारा वोल्ट होता है. मान लो कि अगर ये 1 वोल्ट होता है, डिफिनेशन भी यहीं से आ जाएगा इसका. और ये होता है तुम्हारा डी आई बाई डी टी. ठीक है, एम्पियर पर सेकेंड. हाँ ठीक है. तो 1 एम्पियर पर सेकेंड अगर करंट होता है, 1 एम्पियर पर सेकेंड एस टू द पावर -1, तो इसका जो यूनिट बनेगा वो बन जाएगा 1 हेनरी. ठीक है, 1 हेनरी मीन्स है. तो लिखो इसको लैंग्वेज के टर्म में. पहले ये लिख लो, उसके बाद द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी. किसी भी कॉइल के सेल्फ इंडक्टेंस को 1 हेनरी तब कहा जाएगा, या कहते हैं, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी if an induced EMF of 1 volt is set up in it. When the current in it changes at the rate of 1 ampere per second. 1 ampere per second. सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है किसी भी कॉइल का, उसको हम 1 हेनरी तब कहेंगे जब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा 1 वोल्ट सेटअप हो जाता है इसके अंदर, कॉइल के अंदर, और जो करंट होता है वो चेंज करता है एट द रेट ऑफ द 1 एम्पियर पर सेकेंड. 1 एम्पियर पर सेकेंड के रेट से. ये समझ में आ गया ग्रेश? 1 हेनरी कितना होता है? नीचे लिखो. ग्रेस आवाज सुन पा रहे हो? चुप. हाँ सर. ग्रेस का भाग्य क्या? ग्रेस क्लियर है? हाँ सर, चला रहा है. आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट नहीं, नेक्स्ट लाइन में लिखो. नोट दैट सेल्फ इंडक्टेंस इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड द करंट. नोट दैट सेल्फ इंडक्टेंस इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड द करंट. सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट का रेशियो होता है. ठीक है. एंड सॉरी, मैग्नेटिक फ्लक्स करंट ये लिख लिया, फुल स्टॉप. सो इट्स SI यूनिट इज वेबर पर एम्पियर.
so its SI unit is Weber per ampere. Hence 1 हेनरी जो होगा ये हो जाएगा 1 वेबर पर एम्पियर, ठीक है, 1 वेबर पर एम्पियर। सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है दूसरा फॉर्मूला जिसका होता है ये मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट का रेशियो होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का हो जाता है वेबर और ये तुम्हारा करंट है उसका एम्पियर, तो 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वेबर पर एम्पियर, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा सेल्फ इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट और इनके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक, डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ये छाप लिया कौशल, मिटा दूं अचू कौशल? हाँ सर। आगे लिखो डायमेंशंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा देखते हैं। L इज इक्वल टू होता है फाई अपॉन आई। फाई होता है तुम्हारा बी ए बाई आई, ठीक है। और यहाँ से बी को लिखते हैं, अच्छा पहले जो पढ़े थे बचपन में कि F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से B इज इक्वल टू हो जाएगा F डिवाइडेड बाय क्यू वी, सॉरी क्यू वी और साइन थीटा, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं ले जाके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा L इज इक्वल टू बी के जगह पे लिख देते हैं F डिवाइडेड बाय क्यू वी साइन थीटा इंटू ए बाय आई, तो पहले से ही है रहेगा, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ एल अब लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ एल। तो एफ का क्या हो जाएगा एम एल टी टू दी पावर माइनस टू, जो बचपन में याद किए थे। एरिया का क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, एम एल इंटू एल, मतलब एल स्क्वायर। और क्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा कूलॉम, और वॉल्यूम जो मतलब वी जो है इसका हो जाएगा वॉल्यूम में वेलोसिटी एल टी टू दी पावर माइनस टू, नहीं माइनस वन, और इंटू इधर पे करंट का हो जाएगा एम्पियर, थीटा का कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनली एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस टू डिवाइडेड बाय ए इंटू ए, ठीक है। तो ए भी ऊपर जब चला जाएगा बॉक्स के अंदर अब लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस टू, ए स्क्वायर नीचे हो जाएगा ऊपर जाएगा तो ए टू दी पावर माइनस टू, ये हो सर जाएगा इसका डायमेंशन। हाँ सेल्फ इंडक्टेंस कहाँ बोलो सर टी टू दी पावर माइनस टू कैसे? क्या हुआ? सर टी टू दी पावर माइनस वन होगा ना, क्योंकि नीचे वन है और ऊपर टू है। हाँ टी टू दी पावर माइनस वन, नीचे तुम्हारा टी टू दी पावर माइनस टू प्लस वन, हाँ माइनस वन हो जाएगा, सही बोला। ये यहाँ पे माइनस वन हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस वन हो जाएगा। अभी ठीक है, हाँ सर। एम एल टी टू दी पावर माइनस टू टी टू दी पावर माइनस वन नीचे वाला ऊपर जाएगा। हाँ अब सही हो गया। ये हो गया डायमेंशन ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस, डायमेंशनल फॉर्मूला। आगे एक एक्सपेरिमेंट है, लिखो इनके बारे में। एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट सेल्फ इंडक्शन, नेक्स्ट टॉपिक। एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट सेल्फ इंडक्शन।
लिखो इसके बारे में, पहले एक ड्राइंग बना लेते हैं फिर लिखना। लाइक फाइल बोल लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, वेरिएबल रजिस्टर रोस्टेट लगा दिया। सर्किट कंप्लीट किया, एक कम पावरफुल बल्ब लगाया। और यहाँ पे एक स्विच लगा दिया। डायग्राम बनाओ फिर लिखो। टेक, अच्छा पहले बना लो। देखो, टेक अ सोलेनॉइड हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, टेक अ सोलेनॉइड हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, टेक अ सोलेनॉइड हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स of insulated wire, of insulated wire wound over a soft iron core। हमने एक सोलेनॉइड ले लिया जिनमें बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है। इंसुलेटेड कॉपर वायर, पतला पतला वायर नहीं होता एकदम, उससे को बहुत बार लपेटा गया है। इस टाइप का एक कॉइल ले लिया, ठीक है। एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेटा गया है कई बार, ठीक है। सच ए सोलेनॉइड इज कॉल्ड अ चॉक कॉइल। सर हाँ बोलो। सर इंसुलेटेड वायर के बाद आपने क्या बोला? वाउंड ओवर अ सॉफ्ट आयरन कोर, वाउंड मीन्स लपेटा गया, ठीक है। वाउंड ओवर अ, WOUND, वाउंड ओवर अ सॉफ्ट आयरन कोर। रिपीट कर रहा हूँ, टेक अ सोलेनॉइड, हमने एक सोलेनॉइड लिया जो तुम रेडियो टीवी उबर में ऐसे करके देखा होगा, छोटा सा होता है, उसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है इंसुलेटेड कॉपर वायर का, ठीक है। इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ओवर अ सॉफ्ट आयरन कोर, एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर, फुल स्टॉप। सच अ सोलेनॉइड इज कॉल्ड चॉक कॉइल, उसको चॉक कॉइल बोलेंगे क्योंकि बहुत छोटा है। Such a solenoid is called a choke coil। लिख लिए चूक, सृजन, फुल स्टॉप। आगे लिखो, हाँ कनेक्ट द सर। सोलेनॉइड इन अ सीरीज, कनेक्ट द सोलेनॉइड इन अ सीरीज, कनेक्ट द सोलेनॉइड इन सीरीज। सोलेनॉइड को क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे विथ अ बैटरी, बैटरी के साथ। कनेक्ट द सोलेनॉइड इन सीरीज विथ अ बैटरी, सोलेनॉइड को बैटरी के साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे एज शोन इन फिगर, जैसा कि किया गया है। कॉमा, a rheostat, RHEOSTAT, a rheostat and a tapping key, रिपीट कर रहा हूँ, कनेक्ट द सोलेनॉइड इन सीरीज विथ अ बैटरी, कॉमा, अ rheostat एंड अ टैपिंग की। सोलेनॉइड को कनेक्ट करेंगे बैटरी, rheostat और टैपिंग की के साथ, जैसा कि हमने फिगर में बनाया है। फुल स्टॉप। कनेक्ट अ 6 वोल्ट बल्ब इन पैरेलल विद द सोलेनॉइड, connect a 6 volt bulb in parallel with the solenoid, सोलेनॉइड के साथ 6 वोल्ट का एक बल्ब पैरेलली कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट अ 6 वोल्ट बल्ब इन पैरेलल विथ द सोलेनॉइड। रीजन लिख लिया।
हाँ सर। आगे लिखो, प्रेस द टैपिंग की एंड एडजस्ट द करंट। प्रेस द टैपिंग की एंड एडजस्ट द करंट। Press the tapping key and adjust the current with the help of rheostat. टैपिंग की को प्रेस करेंगे और करंट को एडजस्ट करेंगे रियोस्टेट की मदद से। प्रेस द टैपिंग की एंड एडजस्ट द करंट विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट सो दैट द बल्ब जस्ट ग्लोज। So that the bulb just glows faintly. FAINTLY. Full stop. As the tapping key is released, as the tapping key is released, as the tapping key is released, the bulb glows brightly for a moment. As the tapping key is released, then the bulb glows brightly for a moment and then goes out. तुमने देखा होगा कि मान लो इस तरह का कनेक्शन करोगे और स्विच को ऐसे ऑन करोगे, स्विच को ऑन करोगे बल्ब जलेगा, ठीक है। आज जलने के तुरंत बाद उसको छोड़ दो, तो जिस टाइम पे तुम छोड़ोगे ना उस टाइम पे जो बल्ब है उसकी जो ब्राइटनेस है और बढ़ जाएगा कुछ मोमेंट के लिए और फिर से बंद हो जाता है। ऐसा तुमने पाया होगा, अगर कभी किया होगा, बैटरी उटरी लगा के छोटा मोटा प्रोजेक्ट बनाया होगा, उस टाइम पे जब ऑन करोगे बल्ब जलेगा, बल्ब जला तुरंत छोड़ दो, जिस टाइम पे छोड़ो उस टाइम पे वो थोड़ा सा और भी ज़्यादा मतलब चमकेगा और मतलब ज़्यादा ग्लो करेगा। ऐसा हुआ है कभी ग्रेस, देखा है? एक बार पढ़ सर के देख लो जो कभी तुमने तो लिखा। किया नहीं, क्योंकि मैंने आज तक ऐसे वाले कांड कभी किए नहीं सर। अच्छा, हमने बोला टेक अ सोलेनॉइड हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द इंसुलेटेड वायर वाउंड ओवर अ सॉफ्ट आयरन कोर। एक सोलेनॉइड ले लिया जिसमें इंसुलेटेड कॉपर जो है उनके वायर को कई बार लपेटा गया है, उसको हम उस सोलेनॉइड को हम चॉक कॉइल बोलेंगे। उसको कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ सीरीज में और रियोस्टेट के साथ और टैपिंग की के साथ। उसके बाद 6 वोल्ट का एक बल्ब ले लिया और उसको पैरेलली कनेक्ट कर दिया। टैपिंग की को जब हमने ऑन किया और एडजस्ट किया करंट को, ठीक है, तो क्या मतलब रियोस्टेट की मदद से तो क्या हुआ, बल्ब ने जस्ट ग्लो किया, ठीक है, फेंटली। एंड द टैपिंग की रिलीज, जब हमने उसको जब छोड़ दिया तो जिस टाइम पे की को मतलब छोड़ा, मतलब स्विच को ऑफ किया, उस टाइम पे क्या हुआ कि बल्ब जो है वो ब्राइटली कुछ मोमेंट के लिए ग्लोज किया और उसके बाद गोज आउट मतलब बुझ गया। फुल स्टॉप। आगे लिखो, दिस इज बिकॉज एज द दिस इज बिकॉज एज द this is because as the circuit is broken suddenly, circuit is broken suddenly, this is because as the circuit is broken suddenly, the magnetic flux linked with the coil, the magnetic flux linked with the coil suddenly vanishes. The magnetic flux linked with the coil suddenly vanishes. ऐसा इसलिए होता है कि जब हम सर्किट को ब्रेक करते हैं सडनली तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है कॉइल के साथ वो खत्म हो जाता है, ठीक है। दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, that is the rate of change of magnetic flux linked with the coil is very large. That is the rate of change of magnetic flux linked with the coil is very large. Full stop. सर Hence, हाँ बोलो। सर फ्लक्स लिंक विद द कॉइल सडनली वेनिसेस से पहले क्या रिपीट कर मैग्नेटिक क्या बोला था आपने? रिपीट कर रहा हूँ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक नहीं सर, फ्लक्स। हाँ क्या बोला? वो सर दिस इज बिकॉज उससे रिपीट कर दीजिए। अच्छा अच्छा,
This is because as the circuit is broken suddenly, comma, the magnetic flux linked with the coil suddenly vanishes. VANISHES. Vanishes means खत्म होना. The magnetic flux linked with the coil suddenly vanishes. That is the rate of change of magnetic flux. That is the rate of change of magnetic flux linked with the coil is very large. Full stop. Hence, large self-induced EMF. Hence, large self-induced EMF and current are produced in the coil. Large self-induced EMF and the current are produced in the coil, which make the bulb glow brightly for a moment. इस प्रकार क्या होता है, लार्ज सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस्ड हो जाता है कॉइल के अंदर, जिनके वजह से कुछ मोमेंट के लिए बल्ब ब्राइटली ग्लो करता है. रिपीट कर रहा हूँ. हेंस लार्ज सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ and current are produced in the coil, which make the bulb glow brightly for a moment. The large self-induced EMF and current are produced in the coil, which make the bulb glow brightly for a moment. लिख लिए ये चुप. हाँ सर. तो अगला टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड. लॉन्ग सोलेनॉइड के केस में सेल्फ इंडक्टेंस और इसके कुछ फॉर्मूले के बारे में पढ़ने वाले हैं. सेल्फ इंडक्टेंस of a long solenoid. Self inductance of the long solenoid is L is equal to म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए. इसका डेरिवेशन करने वाले हैं. ठीक है. एक लॉन्ग सोलेनॉइड है जिनका एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और लेंथ स्मॉल एल है. उसमें जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो होगा म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए. N is the total number of turns in the solenoid. कैपिटल एन अगर टोटल, जैसे यहाँ पे स्मॉल एन जो है, स्मॉल एन एक टर्न की बात हो रही है. ठीक है. अगर कैपिटल एन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न इन द सोलेनॉइड, देन स्मॉल एन का वैल्यू हो जाएगा एन बाय एल. एन इज इक्वल टू एन बाय एल. एंड सो एल का जो वैल्यू अब हो जाएगा, इस एन के जगह पे कैपिटल एन बाय एल पुट कर देंगे तो एल एल कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय, बस इतना ही हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए. यहाँ पे एन इज इक्वल टू एन बाई एल नहीं, एक एल नीचे भी रहेगा. तो इसलिए क्योंकि एन स्क्वायर है तो एन स्क्वायर की जगह पे एन बाई एल डालेंगे तो एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल का स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ पे एल का स्क्वायर और यहाँ पे एक एल, ये दोनों एल कट जाएगा. ठीक है. तो ये नीचे में एल भी रहेगा. इतना होगा फॉर्मूला. ठीक है. अगर कैपिटल एन का यूज करते हैं हम तो ये छाप लिया. कौशल किशोर समझ में आ रहा है.
भाग गया, बीच में था हाजिरी लगाने के लिए। एक चुक लिख लिए, ग्रेस रीजन। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट, लाइट ब्लिंक कर रहा है, पता नहीं क्यों, लगता है जाएगा। इफ द क्वाइल इज wound over a material of high relative permeability mu r, example soft iron, then अगर जो कॉइल है वो वाउंड किया हुआ है एक मटेरियल पे जिसका जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, मीन्स म्यू आर है, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, इसी फार्मूला को मॉडिफाइड करेंगे। L इज इक्वल टू, यहाँ पे म्यू नॉट है तो म्यू नॉट के साथ साथ म्यू आर भी हो जाएगा, तो हो जाएगा म्यू, मतलब पहले वाले फार्मूले के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, जो पहला वाला था म्यू नॉट एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल, यहाँ पे जो लिखे थे इससे पहले वही हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर एल, ये तो पहले से ही था ही, और इसमें एक म्यू आर भी जो लग जाएगा, मीन्स म्यू नॉट एन स्क्वायर एल है, तो फार्मूला नंबर 1 लिखे थे। और फार्मूला नंबर 2, एल का वैल्यू जब मतलब यहाँ पे स्मॉल एन की जगह पे कैपिटल एन बाय एल ऐड कर देंगे, ठीक है, एन बाय एल ऐड कर देंगे, तब क्या हो जाएगा? तो ये वाला फार्मूला रहेगा, सेम रहेगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, और साथ में यहाँ पे म्यू आर आ जाएगा। समझ में आया? ग्रे से चुक रीजन कुछ चेंज नहीं होगा, बस उसका म्यू आर ऐड मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। सोलेनॉइड के अंदर एक अगर कोई बार सॉफ्ट आयरन बार हम डाल देते सर हैं तो, हाँ बोलो। सर ये म्यू आर उस सॉफ्ट बार आयरन बार का वही है ना, क्या कहते हैं, परमेबिलिटी हाँ रिलेटिव हाँ वाला। हाँ, मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, यस रिलेटिव सर। मैग्नेटिक परमेबिलिटी। जैसे कॉइल था तो इसके अंदर हमने एक सॉफ्ट बार घुसा दिया, ठीक है, तो उसका परमेबिलिटी है, ठीक है। कुछ चेंज नहीं हुआ, पहले जो दो फॉर्मूला लिखा ना उसमें म्यू नॉट तो रह ही गया, साथ में म्यू आर भी ऐड हो गया, तो दिक्कत। यस सर। अब इस जो सारे फॉर्मूले पढ़े इसका डेरिवेशन है नेक्स्ट टॉपिक, तो करते हैं उसको। एक सोलेनॉइड है जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, लेंथ एल है, आई करंट जा रहा है, और यहाँ पे एन जो है वो है टर्न डेंसिटी। टर्न डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और ये जो होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, इसको बोलते हैं एन बाय एल। एन बाय एल जो होता है वही होता है तुम्हारा स्मॉल एन, ठीक है। टर्न डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, और एन जो होता है एन बाय कैपिटल एन, ठीक है, जहाँ पे एन जो है टोटल नंबर ऑफ टर्न है, कैपिटल एन जो है यह है टोटल नंबर ऑफ टर्न। ये बात समझ में आया? तो इसका हम यूज यहाँ पे करने वाले हैं, तो देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनॉइड, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है। आगे लिखो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ इंड, सॉरी इंड में, लिंक्ड विथ ईस्टर्न मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईस्टर्न मीन्स फाई इज इक्वल टू क्या था, बी ए,
ठीक है। फाइव इज इक्वल टू बी ए को रखेंगे और बी जो अपना है म्यू नॉट एन आई इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जो बी का वैल्यू यहाँ से यहाँ पे पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट एन आई इंटू ए। ठीक है, और ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई ए। इसके बाद ए जो है एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ए जो है यह है क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये जो हो जाएगा तुम्हारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस एरिया को भी वहाँ पे ले जाके पुट करेंगे इस। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ इंटायर सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ इंटायर सोलेनॉइड फाई इज इक्वल टू क्या होता था, फाई होता था एक सेकेंड ऐसे देखने दो, एन फाई वन। ठीक है, एन इंटू फाई वन हो जाएगा, एन फाई लिखो या फाई वन, तो एन फाई, तो एन तो एन ही रह जाएगा और फाई जो था अपना ये हो गया तुम्हारा म्यू नॉट एन आई ए। ठीक है, म्यू नॉट एन आई ए, म्यू नॉट एन स्मॉल एन आई ए। एक काम करते हैं, एन जो है एन के जगह पे ये पुट कर देते हैं, यहाँ से एन इज इक्वल टू एन एल। ठीक है, ये एन के जगह पे एन एल पुट कर देते हैं, एन एल म्यू नॉट एन आई ए। ये बात देखो तो समझ में आया, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, ये दिक्कत है। ठीक है सर। ठीक है, तो यहाँ से फाइव इज इक्वल टू क्या आ गया अपना, एन और एन मल्टीप्लाई होकर बन गया एन, पहले म्यू नॉट लिख लेते हैं, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल आई ए। इसको छापो फिर आगे बताते हैं। एल इज इक्वल टू फाइव अपॉन आई होता था, आगे कुछ नहीं करने वाले, एल इज इक्वल टू फाइव अपॉन आई होता था, तो एल इज इक्वल टू फाइव अपॉन आई ऐसा होता था, तो फाइव इज इक्वल टू एल आई यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर दोनों साइड का एल एल देखेंगे क्या घमासान होता है, फिर हो जाएगा, एल का आंसर आ जाएगा, आई कटेगा एल आ जाएगा कैपिटल एल। इसको छाप लो। शायद ये सब भी लिख लेना यहाँ पे जिसका यूज हुआ है, इस एन के जगह पे हमने ये डाला एन एल, और फाइव वन मतलब फाइव ऊपर में हमने कैलकुलेट किया था उसको टेस्ट किया, फिर फाइनली ये आ गया फाइव इज इक्वल टू, मिटा दूँ क्या ऊपर का, बट वी नो दैट, बट वी नो दैट सिटीजन समझ में आ रहा है ना या नहीं, फाइव इज इक्वल आ रहा टू, है सर। क्यों, क्योंकि एल जो होता है फाइव अपॉन आई होता है, तो फाइव इज इक्वल टू एल आई हो जाएगा। ठीक है, फाइव इज इक्वल टू एल आई, तो इसको इक्वेशन ए में पुट कर दो, पुट इन ए, तो क्या हो जाएगा एल आई यहाँ पे डाल देंगे, तो एल आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल आई ए। ठीक है, आई के साथ आई कैंसिल हो गया, तो एल इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए, ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। अब यहाँ पे और भी किया है, एन के जगह पे कैपिटल एन बाय एल पुट कर दिया है, क्या फायदा फिर दोबारा करके। ठीक है, एक तो ये हो गया, ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर मतलब ये तो एकदम 100% हर जगह पे काम करेगा, लेकिन अगर मान लो कि कैपिटल एन का वैल्यू दे रखा है, ठीक है, कैपिटल एन का वैल्यू एल का वैल्यू दे रखा है, स्मॉल एन नहीं दिया हुआ, ठीक है, तब जाके उसको फिर से चेंज कर लेंगे। इसी फॉर्मूला में एन के जगह पे अगर हम एन बाय एल पुट कर देंगे, तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल, क्योंकि नीचे में भी एल स्क्वायर आएगा, एक एल के साथ एक एल कट जाएगा, एन स्क्वायर है तो एन बाई एल का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो नीचे में भी दो स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी एक एल है, तो इसके साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये एक ही बन जाएगा, तो ये बन जाएगा न्यू फार्मूला। मतलब दोनों सेम ही है, कुछ नहीं है दोनों में फर्क, ये भी याद है तो काम हो जाएगा। लिख लिए।
ग्रेस हो गया, इच्छुक सृजन समझ में आ रहा है? इच्छुक अब क्या हाँ करना सर। है, एक नीचे पॉइंट लिखो, इफ coil is wound over a material of if coil is wound over a material of high relative magnetic permeability mu r, if coil is wound over a material of high relative permeability, जैसे पहले नहीं लिखे थे mu r, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लिख लेंगे, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए, ठीक है, और इसमें म्यू आर लगा देंगे, और ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, इसके अगर हम स्मॉल एन का वैल्यू कैपिटल एन बाई एल पुट कर देंगे तो हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, और यहाँ पे म्यू आर आ जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा प्रूफ, जितने भी फॉर्मूला हमने इसके पढ़े थे सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए, ठीक है। अगला टॉपिक है फैक्टर ऑन विच सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड। नेक्स्ट हेडिंग डालो, फैक्टर ऑन विच सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड, किस किस फैक्टर पे सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करते हैं। फैक्टर ऑन विच सेल्फ इंडक्टेंस इज डिपेंड, फैक्टर नंबर 1 लिखो, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, मीन्स L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, अगर n बढ़ेगा तो L भी बढ़ेगा, इस टाइप से तुम भी लिख लेना। सेकेंड पॉइंट, डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, मतलब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, मीन्स कि L जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, यहाँ से भी देखो ना L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, तुम सोच रहे हो कि एन स्क्वायर पहले लिखे, एन पहले नहीं लिखे, फॉर्मूला से लिख रहे हैं L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, मीन्स कि अगर हम एरिया को बढ़ाते हैं तो L भी बढ़ेगा, ठीक है। और पॉइंट नंबर 3, परमिएबिलिटी ऑफ कोर मटेरियल, परमिएबिलिटी ऑफ कोर मटेरियल, मतलब कोर मटेरियल की जो परमिएबिलिटी है उस पर भी डायरेक्टली डिपेंड करेगा, ठीक है। L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू आर, अगर हम L को बढ़ाएंगे तो म्यू आर भी बढ़ेगा, ठीक है, L को बढ़ाएंगे तो म्यू आर भी बढ़ेगा। ये बात आ गया समझ में? गिरेश, यस। इच्छुक, आशीष, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, फिनोमिना एसोसिएटेड विथ सेल्फ इंडक्टेंस, फिनोमिना एसोसिएटेड विथ सेल्फ इंडक्टेंस, फिनोमिना एसोसिएटेड विथ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस पे बेस्ड क्या क्या फिनोमिना है। पहला पॉइंट लिखो स्पार्किंग, पहला पॉइंट लिखो स्पार्किंग, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले तुम्हें समझाने की कोशिश की थी, उसको एक्सप्लेन करो। द ब्रेक ऑफ द सर्किट इज वेरी सडन, हेडिंग दे दिए फिनोमिना एसोसिएटेड विथ सेल्फ इंडक्टेंस, ग्रेस। सर हाँ, उसके अंदर पॉइंट नंबर 1 लिखो स्पार्किंग, उसमें कंटिन्यू करो, द सेल्फ सॉरी द ब्रेक ऑफ द सर्किट, द ब्रेक ऑफ अ सर्किट इज वेरी सडन, फुल स्टॉप। When the circuit is switched off, when the circuit is switched off, comma, a large self-induced EMF is set up. A large self-induced EMF is set up in the circuit.
A large self-induced EMF is set up in the circuit. जब सर्किट मतलब ब्रेक हो जाता है अचानक से, तो लार्ज सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाता है सर्किट में, इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन एज द ओरिजिनल ईएमएफ। रिपीट कर रहा हूँ, द ब्रेक ऑफ द सर्किट इज वेरी सडन, फुल स्टॉप, व्हेन द सर्किट इज स्विच्ड ऑफ then a large self-induced EMF is set up in the circuit in the same direction as the original EMF. Full stop. This causes a big spark across the switch. ठीक है, रिपीट। कहाँ से? When the circuit is switched off, a large This self-induced EMF is set up in the circuit in the same direction as the original EMF. Full stop. This causes a big spark across the switch. This causes across a big सेटअप इन द सर्किट के बाद हमने क्या बोला? कहाँ पे? वो ईएमएफ इज सेटअप इन द सर्किट, उसके बाद सर्किट इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन as the original EMF. Full stop. This causes a big spark across the switch. सेकंड पॉइंट लिखो, नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग, नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग, नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग क्या हुआ? नॉन इंडक्टिव वायरिंग सर या फिर वाइंडिंग? वाइंडिंग, WINDING, नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग। नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग का मतलब जैसे सिलाई मशीन, जब दर्जी लोग सिलाई करता है तो तुमने इसमें देखा होगा, इस टाइप का एक बॉबिन होता है, ठीक है? तो बॉबिन में जो धागे लपेटे होते हैं, ऐसे 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 करके लपेटे होते हैं ना, उसमें 2 फेज होते हैं, एक नहीं होते, 2। तो सिमिलरली इसी टाइप का एक डायग्राम मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद सेंड कर दूंगा। तो नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग का मतलब ये हुआ कि इसमें 2 वायर होंगे, एक में करंट मान लो लाइक दिस, कुछ इस टाइप का, मैं डायग्राम भेज दूंगा। एक में मान लो कि करंट जा रहा है तो दूसरे में आ रहा है, इस टाइप का सिचुएशन क्रिएट कर देता है। तो जब ऐसा होता है तो इनके फ्लक्स एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, ठीक है? नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? पॉइंट नंबर 3, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कहाँ होता था बताओ? सृजन याद है, पढ़ाए थे ऐचू गैल्वेनोमीटर में, ठीक है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग जो है ये भी तुम्हारा फिनोमिना है, सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से ही होता है। नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग जो होता है वो भी सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से, स्पार्किंग जो होता है वो भी सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से, ठीक है? तो पॉइंट नंबर 3, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, ये गैल्वेनोमीटर में होता था, ठीक है ना? गैल्वेनोमीटर के नीडल को देखोगे कि तुम अचानक से जब करंट घटेगा बढ़ेगा तो बंद नहीं होकर ऐसे 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 करके फिर जाके सेट होगा एक जगह पे, वही है तुम्हारा गैल्वेनोमीटर में जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो यहाँ तक क्लियर है सबका? ये टॉपिक के बारे में नहीं पूछेगा तुम्हें, नॉन इंडक्टिव बाइंडिंग के बारे में नहीं पूछेगा, यहाँ पे तुमने फिनोमिना लिखा जिसमें सेल्फ इंडक्टेंस होता है, ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है एचओ, काशिश, सृजन, ग्रेस? हाँ सर। नेक्स्ट टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन, MUTUAL, म्यूचुअल इंडक्शन, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन, उसके बाद जो टॉपिक होगा अपना वो होगा AC जनरेटर, ठीक है? सेल्फ इंडक्शन हमने पढ़ लिया, अगला टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन, उसके बाद AC जनरेटर। हाँ बोलो। सर इस बार का पिछला वाला जो एग्जाम था ना सर, हाँ उसमें मंथली टेस्ट थ्री में मेरा बस मैथ्स और फिजिक्स का ही एग्जाम हो पाया, बाकी एग्जाम शायद अभी मेरे होंगे नहीं। रिटेस्ट की बात की थी मगर अभी वो भी नहीं होगा, तो शायद मेरे को फेवरेबल मार्क्स मिल जाएंगे। मगर सर जो फिजिक्स था ना सर, हम्म
उसमें 2 मार्क और 3 मार्क का जो 2 क्वेश्चन मेरे से हुआ नहीं था सर, जो कि म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से, इसलिए मेरे को बहुत बुरा लगा कि मेरा ये क्लास छूट गया सर। चलो कोई बात नहीं, अभी म्यूचुअल स्कूल में इंडक्शन पूरा हम जीत पढ़ गया लेंगे था। अगले क्लास में, तो वो भी हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ सर। मतलब एक एक टॉपिक को सीरियसली ले रहा है, ये हमें बहुत खुशी हो रही है। ऐसे ही सीरियसली लेके पढ़ो तो हाँ सेल्फ सर, सारे टॉपिक के इंडक्शन। ऑप्शन हो गए थे। 5 मार्क का और 4 मार्क का जो क्वेश्चन था वो भी अच्छे से हो गया, मगर जो म्यूचुअल इंडक्शन का दो दो क्वेश्चन आ गया था, और दोनों क्वेश्चन में म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है वो पूछा था, जो कि दोनों मेरे से नहीं हुआ है। मैंने पढ़ाया ही नहीं था। अरे ये लोग पढ़ाते नहीं है, सिलेबस को एकदम उड़ा उड़ा के ले जाते हैं। पता नहीं, हम तो इतना मतलब ज़्यादा करके लिखाते, कॉपी देखो तुम अपना। ठीक है, इतना मतलब लिखाते क्या है, लिखाते तो कुछ नहीं है, वही चीज़ लिखाते हैं जो काम का होता है। ठीक है ना? एक्सपेरिमेंट भी सर, मतलब जो ब्लैक बोर्ड थ्योरी पे है। जो लिखाते हैं वो क्लास में देख देख के मत लिखो बोलते हैं, क्योंकि वो सर बाद में खुद से बुक में से बताते हैं लिखने के लिए, या फिर खुद से कोई पीडीएफ भेज भेज देते हैं। तो वही ना, पीडीएफ भेज देगा, उसमें से बच्चा देख के छाप लेगा, तो उससे क्या होगा? मैं भी तो तुम्हें ये सब सारा पीडीएफ भेज दूंगा, तुम छाप लोगे तो क्या तुम्हें आ जाएगा? मैं लिखूंगा, एक एक चीज़ को बताऊंगा। मैं भी कंफ्यूज कभी कभी होता हूँ, तो एक एक चीज़ को बताते हैं ना, तब जाके बच्चे के दिमाग में भी आता है। टीचिंग का ये हाँ सही सर, तरीका वो है। करते हैं सर। बाकी वो एक एक चीज बताते हैं, अच्छा बताते हैं सर। हाँ, और हमने जो बोला था कि और 3 दिन लगेगा, अब नहीं लगता है कि 3 दिन लगने वाला, क्योंकि एक तो है सेल्फ तो पढ़ लिए, म्यूचुअल इंडक्शन ये तो एक क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जैसे आज सेल्फ हुआ। और एक एसी जनरेटर, तो जनरेटर तो तुमने बहुत कुछ तुम्हें पता ही है, तो वो भी एक क्लास, मतलब 2 क्लास में ही खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है? मतलब आज थोड़ा अगर ये सब डेरिवेशन सब नहीं करते, ठीक है सर। मतलब हमने जल्दी में कर लिया, तो फिर एक क्लास और लग सकता था। ओके, जी सर। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद।